हिस्ट्री का सब्जेक्ट की क्वेश्चन है। उसका पहला क्वेश्चन आंसर है हमारा जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। उसका उत्तर है जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। जैसे पहला है लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था या राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। राष्ट्रवाद की भावनाएं का अभाव था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा मेटरनिख युग क्या था। मेटरनिख ने 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया में शासन किया। इसी काल को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन हमारा 1848 के फ्रांसीसी क्रांतियों के कारण क्या था। इसका उत्तर है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला है लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति का होना। लुई फिलिप की असफलता, विदेशी नीति का होना, राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। चौथा क्वेश्चन हमारा इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। इटली 1830 की क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन शुरू हुआ उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने दबा दिया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने दमनकारी कानून लाया और जिससे कि जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं हुई। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। तो वर्ष 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में रूस एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया जिसके कारण रूस की जनता अपने ही सेना के विरुद्ध ही रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। जार के सेना ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिससे कि बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। आगे हमारा है यह घटना 9 जनवरी 1905 या नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुई थी। अगला है शीत युद्ध से आप क्या अभिप्राय है। तो वैसे युद्ध जिससे दो देशों के बीच तनाव का वातावरण रहता है जबकि वास्तव में युद्ध नहीं होता है उसे शीत युद्ध कहते हैं। इनमें से एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आगे हमारा है हो चिन मिन मार्ग क्या है। हो चिन मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला मार्ग है, जिससे कि सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई थी। अमेरिका इसे अनेकों बार क्षतिग्रस्त किया था, परंतु इसे पुनः ठीक कर दिया जाता। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। तो तुर्की के सुल्तान खलीफा को इस्लाम धर्म के गुरु माना जाता था। ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 में खलीफा को पद को समाप्त कर दिया। इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। अगला है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं के दबाने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सच्चे वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। इस कानून को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है।
आगे हमारा 10वां है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखें। तो डॉक्टर सत्यपाल और कीचुल की रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रहे सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों को हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हुए। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया गया। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की और महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। अगला है 11वां हमारा है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है। तो दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तथा दांडी पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना था। आगे वर्मा हमारा चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में बिहार चंपारण में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था चंपारण के किसानों को तिनकठिया पद्धति से मुक्ति दिलाना था। इस पद्धति में किसानों को अपनी भूमि पर 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे कि भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाती थी और उपजे हुए नील के अंग्रेजों द्वारा अपने मनमाने दाम पर लिया जाता था, जिससे कि किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। आगे है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। कैसे? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में शुरू किया गया। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन में किसान, मजदूर, आदिवासी सबों ने भाग लिया, इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। अगला है बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मध्यम वर्ग को ही बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बुर्जुआ की उत्पत्ति हुई। असलम प्रसिद्धि की शुरुआत कैसे हुई। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप शहरों के बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाए गए, जिसमें काम करने वाले मजदूर को ग्रामीण क्षेत्रों से लाया गया। इन मजदूरों के रहने के लिए कोई खास प्रबंध नहीं किया गया, जिसके कारण ये मजदूर फैक्ट्री के आसपास रहने लगे, जहां उनके लिए ना अच्छी पानी और ना बिजली और ना ही सफाई इत्यादि थी। इस प्रकार से असलम प्रसिद्धि या असलम बस्ती की शुरुआत हुई। अगला है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का निर्माण मानव के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा कारखानों में किया जाता है। औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। औद्योगिकरण में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो विभिन्नताओं का उल्लेख करें। ग्रामीण लोगों के आजीविका का साधन कृषि पशुपालन होता है, जबकि नगरीय लोगों का आजीविका का साधन उद्योग धंधा और व्यावसायिक आदि होता है। दूसरा हमारा ग्राम में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि की व्यवस्था का अभाव होता है, जबकि नगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि व्यवस्था अच्छी होती है।
18वां क्वेश्चन हमारा, विश्व बाजार किसे कहते हैं? वैसे बाजार जहां विभिन्न देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो उसे विश्व बाजार कहा जाता है। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? और वैसी स्थिति जब कृषि उद्योग तथा व्यापार का विकास रुक जाता है, लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बैंक और कंपनी दिवालिया हो जाती है तथा वस्तुएं और मुद्रा दोनों का बाजार में कोई कीमत ना रह जाए, तो इसे आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी कहते हैं। अगला हमारा, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? विश्व के सभी राष्ट्रों का आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक साथ जुड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। आगे है, महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं? तो महान आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। इसी मंदी का असर संपूर्ण विश्व और पर पड़ा था। कृषि क्षेत्र पर इसका सबसे बुरा प्रभाव मंदी के कारण रोजगार, आय और व्यापार आदि में गिरावट आई। इस दौरान कृषि में उत्पादन अधिक हुई, परंतु इसके मूल्य में भारी गिरावट आई। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। अगर नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न है, जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था, विद्युत का उत्पादन, पेयजल की आपूर्ति, मत्स्य पालन, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण, ये सभी। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुई थी। इस आंदोलन के प्रेरणा सुंदरलाल बहुगुणीय थे। इस आंदोलन में स्थानीय लोग पेड़ से चिपककर पेड़ को काटने का विरोध कर रहे थे। अगला, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, जैसे कि सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, मत्स्य पालन, पर्यटन इत्यादि। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो 1966 और 67 में उत्पन्न किस्म के बीज, कीटनाशक दवाएं, सिंचाई आदि के प्रयोग से फसल उत्पादन में आई क्रांति को हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति में जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं के फसल पर पड़ा। हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पड़ा। अगला है, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? पहाड़ी ढलान पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती का समुच्चय कृषि कहते हैं। इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आगे है, संकट क्या है? जल की अनुपलब्धता को जल संकट कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है, जल संकट क्या है? अगला है, भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, जैसे कि भारतीय रेल एशिया के सबसे बड़ी और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल प्रणाली है। भारतीय रेलवे में बड़ी संख्या में रोजगार मिलती है। भारतीय रेल परिवहन का संस्था साधन है। अगला है, समुच्चय रेखा से आप क्या समझते हैं? इसकी दो विशेषताएं कौन कौन सी है? भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को समुच्चय रेखाएं
कहते हैं। इसकी दो विशेषताएं निम्न है। समुच्चय रेखाएं की सहायता से किसी ऊंचाई को प्रदर्शन की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। समुच्चय रेखाएं को क्षेत्र के संपन्न किए गए वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर खींचा जाता है। अगला है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन है। आगे है सत्य की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। समाज के सभी वर्गों के लोग को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्य की साझेदारी कहलाती है। अगला है सांप्रदायिकता क्या है। अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है, अथवा अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरे को धर्म को नीचा मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। आगे हमारा है लैंगिक विभेद या लैंगिक और समानता क्या है। तो लिंग के आधार पर महिलाओं और पुरुषों के बीच विभेद करना लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं हैं। आगे है ग्राम पंचायत के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के दो कार्य निम्न है, जैसे कि पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करना, प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य करना। अगला है समापवर्ती सूची क्या है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को समापवर्ती सूची में रखा गया है। इन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं या दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव हो, तब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अगला है भाषा नीति क्या है। राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा भाषाई नीति तैयार की गई है। भारत सरकार के द्वारा कार्यालय भाषा के रूप में यह 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी अपनी भाषाओं का उपयोग करते हैं। हिंदी को राजभाषा माना गया, परंतु इसे राष्ट्रभाषा के रूप में आज तक मान्यता नहीं मिली है। राज्य सरकार को भी अपने अपने राज्यों में अपनी भाषाओं का प्रयोग की स्वतंत्रता दी गई है। अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाजों में बना हुआ है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषयों में लिखें। तो अनुच्छेद 19 के द्वारा भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता तथा व्यापार करने एवं जीविका चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून सांसदों और विधायकों के लिए बनाया गया है। ऐसे कानून है जो उन्हें दल बदल से रोकती है। इस कानून के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक किसी एक पार्टी के चुनाव जीतकर किसी दूसरी पार्टी में अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं। आगे हमारा भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताएं। तो भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। उनमें नाम निम्न है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये सभी हैं। अगला है बिहार में
बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है? बिहार में वर्ष 1974 में जयप्रकाश के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के होने का कारण बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, मूल्य में वृद्धि, सरकार के द्वारा जनता की बातों आगे है हमारा आगे है गठबंधन की सरकार से आपका क्या अभिप्राय है? जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत पूरा कर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगला है सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य में थे सत्ता में आंशिक सरदारी करना, सरकारी कामकाज पर नियंत्रण रखना, सरकार एवं सरकारी कर्मचारियों के कार्यों को सार्वजनिक करना। अगला हमारा ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या हैं? तो ग्राम पंचायत के आय के निम्नलिखित स्रोत हैं, जैसे होल्डिंग, व्यवसाय, व्यापार आदि से प्राप्त आय। आगे हमारा तीर्थ स्थानों, हाट बाजारों और मेलों, जलपूर्ति, गलियों और अन्य स्थानों पर शौचालय, मूत्रालय से प्राप्त फीस, वित्तीय अनुदान, राज्य वित्त आयोग के अनुशासन पर राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को संचित निधि से अनुदान किया जाता है। अगला है 50वां क्वेश्चन है परिवारवाद क्या है? अधिकांश राजनीतिक दल एवं उसके नेता अपने परिवार ही एवं संग संबंधियों के राजनीतिक दलों में लाने के लिए चुनाव को टिकट देकर उन्हें उम्मीदवार बनाते हैं। यही राजनीतिक में परिवारवाद कहलाते हैं। अगला रंग भेद क्या है? मनुष्य में गोरे और काले रंग के आधार पर विभेद करना या काले रंग वाले को गोरे रंग वाले लोगों की अपेक्षा कई अधिकारों से वंचित रखना रंग भेद कहलाता है। अगला आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कैसे? हिंसा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। लोकतंत्र में हिंसा या आतंक होने से राजनीतिक अस्थिरता एवं असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि लोकतांत्रिक कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती होता जा रहा है। अगला अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन के एक प्रणाली है। सापेक्ष में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग्य है। आगे आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अगला आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मौद्रिक प्रणाली किसे कहते हैं?
मुद्रा से वस्तुएं एवं सेवाओं का विनिमय मौद्रिक प्रणाली कहलाते हैं। अगला है एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं। एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होते हैं जो कि किसी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है। ग्राहकों अपने 4 अंक के गुप्त पिन की मदद से अपने खाता में जमा राशि को किसी भी समय 24 घंटे किसी भी एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। अगला है डेबिट कार्ड किसे कहते हैं। डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके द्वारा ग्राहक बैंक में अपनी जमा राशि को निकाल सकते हैं, इसे एटीएम कार्ड भी कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं। क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है। ग्राहक इस कार्ड से ऋण के रूप में एक सीमा तक पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। पुनः ये राशि बैंक को वापस भी करनी पड़ती है। यह कार्ड बैंक के सभी ग्राहकों को नहीं दिया जाता है। कुछ चुनिंदे ग्राहकों को ही दिया जाता है जिसका आय अच्छी होती है। आगे है हमारा राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला है प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय बटा देश की जनसंख्या। आगे मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना, लोगों को शैक्षणिक स्तर, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। अगला है नरेगा या मनरेगा से आप क्या समझते हैं। नरेगा रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था, इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। अगला है सतत विकास से आप क्या समझते हैं। सतत विकास शाब्दिक अर्थ ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बन सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। आगे मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी के बीच का रास्ता है। आगे है आय से आप क्या समझते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। अगला गरीबी को जन्म देती है कैसे। महान अर्थशास्त्री रेगन नरकस के अनुसार गरीबी को जन्म देती है। गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है और अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चे की पैदाइश अधिक है। फलतः उनकी अगली पीढ़ी और अधिक गरीब हो जाती है। गरीब का कुचक्र अनवरत चलता रहता है। इसका आशय यह है कि गरीबी को जन्म देती है। अगला राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है।
आगे है, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा की जाती है। अगला है, मुद्रा किसे कहते हैं? नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। प्रोफेसर होटेल बिट्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। बचत किसे कहते हैं? आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। बचत बराबर आय माइनस उपभोग। अगला, शाखा से आप क्या समझते हैं? शाखा का अर्थ विश्व या भरोसा होता है। जिस व्यक्ति का जितना ही अधिक विश्व या भरोसा होता है उसका शाखा उतना ही अधिक होता है। दूसरे शब्दों में शाख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। अगला है, वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? हमारे देश की वह संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्योग एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। यह मुख्यतः वित्त संस्थाएं राज्य संपोषित होती है। अगला है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें सामान्यतः आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति सुरक्षापूर्वक मिलजुल कर सामान्य स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। अगला है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में 15-20 व्यक्तियों का एक समूह है जो बैंकों से लघु ऋण लेकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं, एक गांव के विकास में अपना योगदान देते हैं। अगला है, मॉल किसे कहते हैं? ऐसे बाजार को मॉल कहते हैं जिसमें एक छत के नीचे उपभोगों की सारी छोटी बड़ी वस्तुएं उपलब्ध होती है। अगला है, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें। उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारे निम्नलिखित हैं। सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। ग्राहक समाधान, अपने अधिकारों को पहचानो। जागो ग्राहकों जागो, उपभोक्ताओं के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो। अगला है, आपदा से आप क्या समझते हैं? बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, आतंकवादी, महामारी इत्यादि। अगला है, बाढ़ के कारण को लिखें। बाढ़ के निम्नलिखित कारण है, जैसे नदी के तली में अपशिष्ट का जमाव, वर्षा की अधिकता। आगे है, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें। बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है, जैसे कि जान माल की भारी क्षति, फसलों की बर्बादी, महामारी की आशंका। आगे है, बाढ़ नियंत्रण, बचाव, प्रबंधन, सुरक्षा, आकस्मिक प्रबंधन के उपायों को लिखें। उपाय निम्नलिखित हैं, जैसे बांधों तटबांधों का निर्माण करना, बाढ़ के समय ऊंचे स्थानों पर जाना, मकानों का निर्माण नदी तट से 100 मीटर दूरी पर करना, बाढ़ से पूर्व सूचना तकनीक का सहारा लेना। अगला, सूखों को परिभाषित कीजिए। तो सुखाड़ से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, सामान्यतः वर्षा से कम वर्षा होने पर जल की मात्रा में भारी कमी
आ जाती है जिसे सुखाड़ कहते हैं। भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर है भूकंप केंद्र वह स्थान है जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र वह स्थान जहाँ से भूकंप के तरंग सबसे पहले पहुँचता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। आगे है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भूकंप की संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए। सुनामी क्या है स्पष्ट करें। समुद्र की तली में आने वाले भूकंप के प्रभावों से उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट करें। भूकंप पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं और सुनामी समुद्र की तली में आने वाली भूकंप को सुनामी कहते हैं। अगला है बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन करें। बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला। अगला ऊंचे स्थानों पर जाना। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था करना। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना इत्यादि।